हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। ये वीडियो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हो और आपको अगर सब्जेक्टिव में स्ट्रांग नहीं अगर आपका है तो भाई साहब आप फिर तो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से फिर वंचित रह जाएंगे। तो आप अगर सब्जेक्टिव में भी अच्छा नंबर हासिल करना चाहते हो तो ये वीडियो जो मैं अपलोड करते रहता हूँ बार बार, इंपॉर्टेंट वीडियो, गेस क्वेश्चन, तो आप उसको एक बार जरूर पढ़ लिया करो और कॉपी में छाप लिया करो क्योंकि लिखने से आपके दिमाग में बहुत ज्यादा असर पड़ता है और आपको याद भी होता है। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री का है, कुछ पॉलिटिकल साइंस का है, कुछ ज्योग्राफी का है, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट का है और कुछ जो है इकोनॉमिक का, यानी कि पांचों सब्जेक्ट से आपके लिए मैंने 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया और ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर याद नहीं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको हम समझाएंगे और आप आराम से समझिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग पहली बार आए तो अगर अच्छी लगती है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो, एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन आपके पास पहुंचे और आप फिर बाद में वंचित ना रहे कि नहीं मिला मुझे। सबसे पहला सवाल है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके दो कार्य लिखे। ठीक है ना। देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। मतलब एक ऐसा ढांचा है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक प्रकार का ढांचा, एक सिस्टम है ना। अब उस ढांचे के अंदर, उस सिस्टम के अंदर क्या होता है? अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, मतलब पैसा कमाने वाला काम की जाती है। ठीक है ना। तो हम इस भाषा में लिखे कि आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, मतलब आर्थिक क्रियाएं की जाती है, मतलब वैसा काम जिससे अर्निंग होता है, वैसा काम जिससे पैसा कमाया जाता है। तो जिस जो जो काम में पैसा कमाने का, जो जो काम, ऐसा काम जिससे, जिस काम से पैसा कमाया जा रहा है उस काम को बोलेंगे हम अर्थव्यवस्था। जैसे कृषि काम क्यों करते हैं? पैसा कमाते हैं, है ना। उद्योग क्यों करते हैं? पैसा के लिए। व्यापार किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। बैंकिंग किस लिए करते हैं? पैसा के लिए। बीमा, परिवहन तथा संचार, ये सब जो है पैसा के लिए करते हैं। आप इसके कार्य के बारे में जानते हैं। लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। देखिए, हम अर्थव्यवस्था करते तो कहते, जान तो रहे किसे कहते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का काम क्या है? तो पहला ये काम कि हमारी जो आवश्यकता है उसको पूरी करती है। मुझे खिलौने की जरूरत है तो खिलौना बनाने वाली कंपनी अगर खिलौना नहीं बनाएगी तो मेरी जरूरत पूरा नहीं हो पाएगी। और खिलौना क्यों बना रही? क्योंकि उसको पैसा कमाना है। तो ये काम हो गया। दूसरा है कि लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान होता है। अगर हम खिलौना बनाने वाला फैक्ट्री खोलेंगे तो उसमें जो भी रोजगार वाले लोग काम करेंगे उसको रोजगार ही मिलेगा। तो दो दो फायदा हो रहा है। एक तो लोगों की आवश्यकता पूरा हो रहा है कि नहीं, लोगों की आवश्यकता क्या हो रहा, पूरा हो रहा। और दूसरा, लोगों को रोजगार भी पैदा हो रहा। हमको चाहिए चावल, हमको चाहिए उद्योग, हमको चाहिए कृषि, धान खाना, हमको धान मतलब चावल खाना है मुझे। ठीक है ना। तो चावल खाना तो कृषि तो करना पड़ेगा। अब जो कृषि करेगा वो क्या करेगा? पैसा भी कमाएगा, है ना। उसमें जो रोजगार लोग होगा, रोजगार ही प्राप्त होगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक बार आप भी ऐसे करके अगर पढ़ लोगे ना तो पक्का मैं बता रहा हूँ फिर आपको क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश वाले बच्चे नोट कर लेना इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण लिखे, मतलब बिहार में वन का अभाव क्यों है, कारण बताना। चलिए पढ़ते हैं। पहला है, बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वनाच्छादित क्षेत्र, यानी कि बिहार जब विभाजन हुआ, झारखंड और बिहार जब बटा ना, तो वनाच्छादित मतलब जो जो वन वाला क्षेत्र था झारखंड में छट गया, झारखंड में चला गया, ऐसे बोल सकते हैं। अब वर्तमान में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन बचा हुआ है। तो पहला कारण तो ये हुआ कि जब बिहार, आप यहाँ पे डेट भी डाल सकते हैं कि जब 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड अलग हुआ तो बिहार में सारा जितना वन का क्षेत्र था सब झारखंड में चला गया और थोड़ा मना, यानी कि मुश्किल से 7% जो है लगभग बिहार में वन का क्षेत्र बचा है। तो पहला कारण हो गया। दूसरा क्या है? बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान बहुत ही उपजाऊ है। जो गंगा का जो उत्तरी मैदान है ना, वहाँ बहुत ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ के लोग वन लगाने की अपेक्षा कृषि कार्य करना ही सर्वोत्तम मानते हैं। तो जो उधर के जो लोग हैं ना, जो गंगा तरफ के रहने वाले लोग हैं, उन लोग पेड़ बहुत कम लगाते हैं। वो जान रहा कि वहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ है। अब मिट्टी उपजाऊ तो धान रोप रहा, गेहूं रोप रहा, तो मतलब क्या हो रहा, पेड़ कम लगा रहा, वृक्ष वाला खेती कम कर रहा, बल्कि पौधा वाला ज्यादा खेती कर रहा। वनों की अंधाधुंध कटाई तो खैर तो हर जगह देखने को मिलता है। रेल बन रहा, कट रहा, पेड़, सड़क बन रहा, कट रहा, बस्ती बन रहा, कट रहा, घर बन रहा, पेड़ कट रहा, तो वनों के अंधाधुंध कटाई हो रहा। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोगों में वनों के महत्व से संबंधित जागरूकता नहीं है, वो भी बिहार में।
है ना। इस कारण बिहार में वनों का ह्रास हो रहा, लोग वन के बारे में जान नहीं रहे कि वन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, है ना। इसके बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। सेव वाटर सेव ड्रिरी वाला हमको योजना चलाने पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, लोगों को मोहल्ला मोहल्ला में घूम घूम कर जागरूक करना पड़ेगा कि एक आदमी कम से कम 5 ठो पेड़ लगावे। एक ठो भी तो पेड़ नहीं लगाता बहुत लोग, है ना। तो अगर ये सब करते हैं तो होता है। तो ये सब बिहार में कमियां है देखने को मिलती है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चारों पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अभी जानते हैं पांडुलिपि होता है क्या, इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए हिस्ट्री वाला सवाल आ गया। पांडुलिपि क्या होता है? छापा खाना के पहले भोजपत्र या हाथ से बने कागज पर हाथ से सुंदर अक्षरों में लिखकर पुस्तकें तैयार की जाती थी। पहले जमाना में किताब जो कैसे होता था, तो जो भोजपत्र जो भोजन खाने वाला है पत्ता होता था ना, पत्ता बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा, उस पर ये तो कागज पर जो हाथ से लिखते थे, तब जाके पुस्तक छपती थी। आज देख रहे हैं ना, इनके किनारों को सुंदर रंगीन चित्रों से सुसज्जित किया जाता था। अब जो पुस्तक बनता था किनारे किनारे हाथों से कलर डिजाइन बनाया जाता था। इनके पन्नों को सिलकर चढ़ा दी जाती थी जिससे वे सुरक्षित रहे। आज भी करते हैं, किताब में जिल्द लगाते थे, है ना। पांडुलिपि बनाने की विधि कठिन और महंगी थी, मतलब पांडुलिपि बनाने की जो है ना बहुत ज्यादा महंगी थी। तो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक क्षेत्रीय भाषाओं, अरबी तथा फारसी में ऐसी असंख्य पांडुलिपियां तैयार की गई। आप देखो अब उस तरह से कितनी संस्कृत की तैयारी की गई, पाली की भाषा में, प्राकृतिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, ये सब जो है ना पांडुलिपियां तैयार की गई कि अलग अलग भाषा में पांडुलिपि छपेगा, किताब को छापेगा। पांडुलिपियों की लिखावट कठिन होने तथा प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आम आदमी तक पहुंचने से बहुत बाहर थी। मतलब पांडुलिपि जाहिर सी बात हाथ से लिखना, अब हाथ से एक किताब लिखेगा, अब आदमी 10 ठो लेना चाहता है तो बताओ 10 किताब लिखना पड़ेगा ना। अब डिजाइन बनाने वाला एक आदमी है या उस तरह डिजाइन एक ही आदमी बना रहा कोई, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। इस तरह से पांडुलिपि जो है संस्कृत भाषा में भी बना है, पाली में, संस्कृत में, अरबी में, फारसी में बनकर अनेक पांडुलिपियां जो है तैयार की गई है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि उपलब्ध जल्दी नहीं हो पाता था, क्योंकि हर आदमी के पास पहुंचना था और ये बहुत कम मात्रा में हो पाता था। तो यही पांडुलिपि है, इसकी उपयोगिता यही थी कि पुराने जमाने में जो लोग लिखते थे ना उसी को बोला गया पांडुलिपि। यानी कि देखो मैनुस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे इंग्लिश वाला बच्चा नोट डाउन कर लीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग रोक करके। आगे देखिए ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पॉलिटिक्स साइंस का है, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, सिविक्स का। ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। और कितना आसान है यार, ग्राम पंचायत का कार्य आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा। पंचायत जो ग्राम पंचायत होता है उसका काम क्या है? पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना एवं बजट तैयार करना, कि पंचायत को हमको विकास करना है तो साल भर का एक योजना तैयार करना है, बजट तैयार करना है, सामुदायिक कार्यों में सहयोग देना है, प्राकृतिक संकट में सहायता करना, ये सब किसका काम है? ग्राम पंचायत का काम है। और क्या काम है? कृषि, बागवानी, बंजर भूमि तथा चारागाह का विकास करना, यानी कि कृषि को बढ़ावा देना, बागवानी को बढ़ावा देना, बंजर भूमि को कैसे उसको उसमें फसल उगाया जाए, मतलब उपजाऊ कैसे बनाया जाए, चारागाह को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये सब जो है ना काम करने का मतलब ये है जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत। ये महापौर, ये भी पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया सवाल भी है और इंपॉर्टेंट सवाल। महापौर जानते हैं ना, मेयर को कहते हैं जी, है ना, जो कि नगर निगम के प्रधान को बोलते हैं महापौर। अब देखिए एक नगर निगम में एक महापौर होता है, महापौर का चुनाव, अब नगर निगम महापौर के बारे में बताना है हमको, तो महापौर के बारे में जानते देखिए कितना आसान है। नगर निगम में एक महापौर होता है, या बोल सकते हैं नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं खुद से। महापौर का चुनाव नगर परिषद के सदस्य अपने बीच से करते हैं, समझ आ रहा ना। नगर परिषद के जो सदस्य होगा वो आप उन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य कौन बनेगा? महापौर बनेगा। महापौर नगर निगम का सभापति होता है, लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। महापौर नगर निगम का सभापति होता है। महापौर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। महापौर नगर निगम का प्रथम नागरिक होता है, समझ में आ रहा ना। जैसे कि भारत का प्रथम नागरिक किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं कि नहीं। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हो गया। उसी प्रकार नगर निगम, जैसे पटना नगर निगम है, भागलपुर नगर निगम है, तो ये सब नगर निगम का पहला आदमी कौन होगा? महापौर होगा, प्रथम नागरिक उसी को बोलते हैं। इसलिए वे शहर में आए हुए अतिथि, अब जो उस शहर में जो अतिथि आएगा, जो सीएम आएगा, जो डीएम आएगा, कुछ भी मेहमान आएगा, उसका स्वागत करते हैं, नगर निगम के माध्यम से स्वागत किया था उसकी तरफ से। तो देखो इतनी सारी बातें आपको जानना है, कितना आसान है। जानने की ख्वाहिश रखो पहले अंदर, आपके अंदर में जानने की ख्वाहिश पैदा होगी तभी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर पाओगे, है ना। और याद नहीं, इसको जानना है, जब जानोगे तो याद करना क्या यार, जब जान ही जाएंगे तो फिर याद हो गया, है कि नहीं।
दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है आप देखिए जानते हैं, इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए कि दांडी यात्रा हुआ क्यों था, जानते हैं। तो कुछ डेट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए की गई थी। क्यों की गई थी? 12 मार्च 1930 को, ये डेट लिखना बहुत जरूरी क्योंकि इफेक्टिव बनता है क्वेश्चन आपका। तो 12 मार्च 1930 को नमक कानून को तोड़ने के लिए की गई थी। नमक के उत्पादन पर, अब देखो नमक कानून क्या था, तो नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था, मतलब जो अंग्रेज सरकार था ना उस पर कंट्रोल था कि भाई साहब कोई आम आदमी नागरिक नगर इन नमक नहीं बनाएगा, जब भी बनेगा तो सरकार के थ्रू बनेगा। गांधी जी इसे अन्याय समझते थे। गांधी जी समझता ये तो अन्याय है भाई। और गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, है कि नहीं? तो ये अन्याय था, लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। तो अतः दांडी दांडी पहुंचकर गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचा 6 अप्रैल को। अब पहुंच 6 अप्रैल को, मतलब पहुंचा 5 को, 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ के दिखा दिया अंग्रेजों को, लीजिए हमने बना दिया नमक, है कि नहीं? अब जो करना कर लो। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरू हो गया, है ना? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख कितना आसान है यार, कुछ है दांडी यात्रा के बारे में जानना है। आपके मोहल्ले में कोई घटना घटती है, कैसे दिमाग में सिट हो जाता है कि ये घटना इतना टाइम हुआ था, ये लड़का आया था, उसको मारा था दूझापड़, है ना, हम उसको देखे थे, वीडियो भी किए थे, कितना सारी बातें आपके दिमाग में आती। इस तरह से इसको भी इंटरेस्ट लेकर पढ़ो ना। अब देखिए वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता क्या है। वायु परिवहन मतलब एरोप्लेन, इसके बारे में बताइए खासियत क्या है। देखिए, अब देखिए आपको भी पता है इसके बारे में, यह यातायात का सबसे तीव्रगामी साधन है, मतलब सबसे तेजी से स्थान को कवर करने वाला एक साधन है। समझा ना? तीव्रगामी मतलब बहुत तेजी के साथ यात्रा को सफर करने वाला एक साधन है। कौन? एरोप्लेन, वायु परिवहन। और क्या होता है, इसके लिए मार्ग का निर्माण और रख रखाव को नहीं पड़ना पड़ता है। जैसे सड़क बनाना पड़ता है, सड़क टूट गया तो उसका मरम्मत करो, है कि नहीं? लेकिन वायुयान के लिए सड़क निर्माण की जरूरत नहीं पड़ेगा, रख रखाव की जरूरत नहीं कि सड़क बनेगा, टूटेगा फूटेगा, खर्च आएगा, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। और क्या है, अत्यधिक ऊंचाई उड़ने के कारण इसे प्राकृतिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है, बारिश हो रहा कि क्या हो रहा है, सब कुछ का सामना करना नहीं पड़ता है। और ये पहाड़ों, मरुस्थलों, गहरे महासागरों, घने वनों को आसानी से पार कर लेता है। हमको पहाड़ को पार करना है कि नहीं? मरुस्थल पार करना है, सागर पार करना है, घना जंगल पार करना है, तो भाई एरोप्लेन से हम आराम से पार हो सकते हैं। परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा इसका मार्ग छोटा होता है, और जितना जल परिवहन है और स्थल परिवहन है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वायु परिवहन बहुत जल्दी कवर कर लेता है, जल्दी रास्ता को, है ना? इससे समय की बचत होती है। तो इसमें है क्या बताओ, जो बात आप जान रहे हैं वही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया, और वही आपको एग्जाम में लिख देना है। बस जो जान रहे हैं वही लिखना है आपको, बस कुछ नहीं करना अपना। ओके, तो अपने माइंड को पहले तो ये समझा लो भाई कि जो जान रहे हैं वही लिखना है, और क्या जानना है इसके बारे में। चलिए आखिरी सवाल ये पढ़ते हैं। सुनामी से उत्पन्न तबाही होता है, उससे लेके हम क्या करेंगे? तबाही से कोई 3 उपाय बताइए। तबाही से बचने के लिए उपाय, अधिक उपाय आप भी जानते हैं। समुद्र तट से दूर बसना चाहिए। अब कोई आदमी यहाँ पे समुद्र है, किनारा, समुद्र का तट मतलब किनारा है, और यहीं पे घर बना लिया, तो मरेगा कि नहीं? समुद्र अगर सुनामी आ जाएगा तो जाएगा ना, नाव जाएगी, मतलब क्या बोलते हैं, भैंस पानी में बोरेगी ना, मतलब ये डूबेगी ना। तो हमको समुद्र तट से दूर बसना चाहिए, घर बनाना चाहिए दूर। और क्या, समुद्र के किनारे का तटबंध मजबूत होना चाहिए, मतलब समुद्र किनारे का जो जो बॉर्डर दिया है ना, जो तटबंध जो दिया हुआ है, जो कोस्ट बना हुआ है, समझ में आ रहा है ना? जो घेराव किए, जो घेराबंदी बनाए, वो स्ट्रांग होना चाहिए ताकि पानी से टूटे नहीं। समुद्र किनारे, समुद्र के तट पर अधिक संख्या में मैंग्रोव के पेड़ लगाइए। अब देखो मैंग्रोव का पेड़ क्या होता है, मैंग्रोव का पेड़ ऐसा पेड़ है ना, देखो ढेर सारा एकदम कंटीली जैसा एकदम इसका जड़ होता है। आप कभी सर्च करो यूट्यूब पे मैंग्रोव ट्री, देखिए आपको देखने को मिलेगा। तो ये पेड़ क्या कर रहा है, पेड़ का जो यहाँ जो जड़ है ना, बड़ा हैवी से मिट्टी को जकड़ के रखता है। तो ये मैंग्रोव ट्री फायदा, अगर किनारे किनारे लगा दिए तो मिट्टी को जकड़ के रखेगा कि नहीं? सुनामी आएगा तो लोगों को, मतलब मिट्टी बहेगा नहीं, मिट्टी कटेगा नहीं, तो लोग बचेंगे, वहां पे आसपास तबाही नहीं आएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया होगा मेरी बात अगर सुनोगे। और चलो मैं बता दूं इसका अगर क्वेश्चन पीडीएफ लेने के लिए, तो बच्चे लोग तो जान नहीं रहे कि 82 10 42 32 00 पे व्हाट्सअप करते हैं, और 250 का इसका चार्ज है। पूरा साल का पीडीएफ जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिल जाता है। लेकिन फिर भी आपके पास नहीं, अगर वैसा साधन बन पाता तो आपको मैं बताता हूँ, आप यूट्यूब गूगल ओपन करो, ए ऑनलाइन सोल्यूशन खोलो, ए ऑनलाइन सोल्यूशन ऑफिशियल.com आपको ओपन कर लेना, ठीक है ना? देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा, official.com ओपन कर लेना है। यहाँ पे जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ मिलते रहता है। तो आपको नीचे आ जाना है, नीचे आना है। यहाँ पे एक एक पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ना,
तो अभी तो यहाँ पे पुराना वाला है, इसके नीचे एक और तो बना हुआ है। तो आप किसी को खोलना, सोशल साइंस में जाना, सोशल साइंस में जाने के बाद आप यहाँ पे ऊपर में देख लोगे, देखो ऊपर में मैंने यहाँ पे डाल दिया है सोशल साइंस गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2023, दिख रहा है आपको ना। तो इस पे जो पहला है ना ये वाला क्लिक कर, अभी पहले ही डाला हूँ, क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे सारा जो भी पढ़ा है वही सब सवाल है यहाँ पे देखो, है ना, अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में लिख के देखिए, है ना, सारा इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ बना लेना खुद से, क्या कहते हैं जी, खुद से पीडीएफ बना लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपके लिए काफी, फिर प्रीवियस टेस्ट वगैरह दे सकते हो, जो इस सबसे आप टेस्ट है, दुनिया भर का टेस्ट पढ़ा हुआ, पढ़िए जम करके, एग्जाम में नंबर छाप के लाइएगा। तो मुझे पहले कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, समझ में आया जो मैं बताया, उसको समझ में आया कि नहीं आया। आपको सबसे बड़ा काम ये करना है, इसको लिख लेना है, लिखिएगा ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बाद, ठीक है ना। अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही वीडियो आगे बढ़ती है, लोग देखते हैं और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे मन करता है कि मैं और नॉलेज दूं आपको और पढ़ाऊं। तो आप थोड़ा सा इतना सा काम करें, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।